गाजियाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है वो सोचने पे मजबूर कर देता है, इवन रूह तक कपा देता है। मतलब 3 बहनों ने या 3 बच्चियों ने एक साथ सुसाइड की और वजह मोबाइल। क्या मोबाइल का एडिक्शन इतना भयंकर है या इतना ज़्यादा हो जाता है कि सुसाइड जैसी चीज़ करने पर मजबूर कर देता है? जब वर्चुअल दुनिया असली दुनिया से बड़ी बन जाती है तो खबरें हाथ से नहीं चिंता का विषय बन जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं पेरेंट्स ऑफलाइन और बच्चे ऑनलाइन। ये गाजियाबाद का जो इंसिडेंट हुआ है ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है और हमें एक लर्निंग भी देता है। लर्निंग किस चीज़ की? क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी और आने वाले भविष्य के साथ किस तरीके से हमें बैलेंस बनाना है, वर्चुअल दुनिया का और असली दुनिया का। और हमें डरना भी चाहिए। इसलिए डरना चाहिए क्योंकि वो कहा जाता है ना कि दूसरों की अर्थी को देखकर अपनी मौत का डर लगना लाजमी है। तो हमें यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए। पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि गाजियाबाद में हुआ क्या। तीनों बहनों ने सुसाइड की क्योंकि उनसे मोबाइल छीन लिया गया था। उम्र 12, 14 और 16। ये जो कोरोना आया था ना, ये 2 गज की दूरियां देना तो सिखा गया, लेकिन इमोशन और कम्युनिकेशन में इतनी ज़्यादा दूरियां कर गए कि वर्चुअल दुनिया इनकी अपनी दुनिया बन गई और असली दुनिया इन्होंने पीछे छोड़ दी। कारण सिर्फ कोरोना नहीं रहा, कारण रहा कम्युनिकेशन गैप। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा हाथों में आया कि अपनी असली दुनिया और असली पहचान खो दी। अब जो ये गाजियाबाद में इंसिडेंट हुआ ये मोबाइल एडिक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि इन बच्चियों के पास मोबाइल आ चुका था और इन्हें मोबाइल का एडिक्शन इस तरीके से किया कि इनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ा और ये फेल हो गई। और फेल होने की वजह से इनको शर्म आई और इन्हें स्कूल जाना छोड़ दिया। अब ये स्कूल नहीं जाके अपने कमरे में इन्होंने वर्चुअल पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू किया, या कह सकते हैं कोई ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई। अब ये वर्चुअल दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा जा चुकी थी। अब बार बार वर्चुअल शब्द आ रहा है। इस वर्चुअल का मतलब ये होता है गेम खेलना, एंटरटेन करना, सोशल मीडिया का यूज़ करना। अब ये वर्चुअल दुनिया अपना इस तरीके से एडिक्शन बना देती है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता, इवन इंसान को पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। अब इन बच्चियों ने कोरियन गेम खेलना शुरू किया और उस गेम के अंदर अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर गई कि इनको पता ही नहीं चला इनकी असली दुनिया क्या है। ये जो वर्चुअल दुनिया के अंदर जो गेम होते हैं ना, ये गेम बड़े भयानक होते हैं। इनकी शर्तें, इनके खेलने के तरीके बड़े ही समझ से बाहर होने वाले होते हैं। क्योंकि इन गेम में क्या होता है, टास्क को कंप्लीट करना, और जब आप टास्क कंप्लीट करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कुछ प्राइज मिलेगा, कुछ टोकन मिलेगा। और जब बच्चे किसी टास्क को पूरा करते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। अब जैसे वो केमिकल रिलीज होगा तो बच्चे को खुशी तो होगी। अब वो जब उस गेम को खेलते खेलते इतना अंदर घुस जाता है कि उस खेल के एडिक्शन के अंदर उसके कल्चर को भी अडॉप्ट करने लग जाता है। इतना हैबिचुअल हो जाता है जिस तरीके से बच्चियां हैबिचुअल हो गई थी। कोरियन गेम खेलने की वजह से ये कोरियन कल्चर को भी अडॉप्ट कर गई थी। ये अपने आप में एक कोरियन बच्चियां समझने लगी थी। इवन ऐसा कहा भी जाता है इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। क्या कल्चर किसी के ऊपर इतना इंपैक्ट डाल सकता है? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक है। जो कल्चर होता है वो एक इंसान के दिमाग पर, बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे इधर नॉर्थ इंडिया में देख लो, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कब आना है, कब जाना है, रीति रिवाज, ये सब कल्चर से रिलेटेड है। और कल्चर इतना बुरा असर डालता है, अगर ये पूरा ना हो तो इनके हादसे बहुत भयानक होते हैं। इसी तरीके से इन बच्चियों के साथ हुआ और उन्हें कोरियन कल्चर को इस तरीके से अपना लिया कि अपनी असलियत भूल गए और वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए। अब इनका फ़ोन छीना गया और इनका फ़ोन जब छीन लिया तो इन्होंने सुसाइड जैसे कदम उठा लिए। अब हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि जो ये सुसाइड की है, क्या सच में फ़ोन सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है? हमें फ़ोन कभी भी सुसाइड करने पे मजबूर नहीं करता, हमें फ़ोन की आदत कर देती है। और आदत भी कौन सी? जिससे एक काल्पनिक दुनिया क्रिएट होती है। ये काल्पनिक दुनिया कोरोना के टाइम पे हुई, क्योंकि कोरोना ने 2 गज की दूरियां करना तो सिखा दिया, लेकिन रिश्तों में, कम्युनिकेशन में, पेरेंट्स बच्चों के कम्युनिकेशन में, दोस्तों के कम्युनिकेशन में और इमोशनल कम्युनिकेशन में इतनी दूरियां पैदा कर गया कि अपने कब पराये हो गए पता ही नहीं चला। इवन मनोवैज्ञानिक ने इस काल्पनिक दुनिया जो क्रिएट हुई है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं हम, यहाँ तक कि अपनी पहचान, अपना नाम भी बदल देते हैं। मनोवैज्ञानिक ने दुनिया भर की बीमारियों को रिसर्च करके इसको नाम भी देना चाहा।
लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने देखा कि इसका क्या नाम दे, तो उन्होंने अपने डिक्शनरी के अंदर इसको नाम भी दिया और नाम दिया डेलुलु, DELULU। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वर्चुअल दुनिया को यूज करते हैं तो अपनी एक सच्चाई, एक वास्तविक दुनिया से इतना दूर चले जाते हैं कि काल्पनिक दुनिया ही अपनी दुनिया लगती है और उस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब बाहर कौन निकालेगा? बाहर पेरेंट्स निकालेंगे। अब जैसे ही पेरेंट्स उन बच्चों से मोबाइल छीनते हैं तो उन बच्चों को लगता है कि ये हमें रोक रहे हैं, हमारे कंट्रोल कर रहे हैं, मीन्स हमारी आज़ादी रोक रहे हैं। और जब किसी की आज़ादी को रोका जाता है, मतलब किसी के करने के तरीकों को रोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ से नफरत स्टार्ट होती है। ये सीधा सा मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है। जब हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो हमसे कंट्रोल नहीं होते तो वहाँ से नफरत पैदा हो जाती है। अब ये कसूर पेरेंट्स का भी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स की जो जनरेशन है उनको ये मोबाइल और सोशल मीडिया यूज़ करनी नहीं आती। अब पता ही नहीं चलता बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है, क्या गेम खेल रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऑनलाइन का जो कल्चर आया, इस कल्चर ने उन बच्चों को ये आदत भी डाल दी। हम मोबाइल के खिलाफ नहीं है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बट इसका यूज कैसे किया जाए हम इसके खिलाफ हैं। अब बच्चों को वाईफाई स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन इमोशन के जो कनेक्शन है वो बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। मतलब मोबाइल की रोशनी से चेहरा तो चमक जाता है, लेकिन जो दिल और दिमाग में अंधेरा छा रहा है ना, उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम बच्चे और पेरेंट्स में जो ये मोबाइल कम्युनिकेशन गैप ला रहा है या फिर दूरियां लेके आ रहा है, हम इसको खत्म करें। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉपिंग मैकेनिज्म होते हैं जो कि मनोवैज्ञानिक हमें सुझाव भी देते हैं। तो सबसे पहला तो ये होता है कि हमें ट्रेनिंग और एजुकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने तरीके से चीज़ें करवाने की बोलते हैं, अपने तरीके से काम करवाने के लिए बोलते हैं। हालांकि बच्चे के पास अपना खुद का ज्ञान और खुद के तर्क होते हैं, लेकिन बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें वो काम करने से, मेरे तरीके से नाखुश है और वो हमें रोक रहे हैं। अब जब किसी को रोका जाता है तो उनके दिमाग में सवाल आता है। क्या सवाल आते हैं? मुझसे रोका जा रहा है, मेरी सुनते ही नहीं है, मेरे को ये अच्छे नहीं लगते, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये कर दूंगा। इस तरह के वो क्वेश्चन की सीरीज अपने दिमाग में स्टोर कर लेते और अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं और उनके दिमाग में ये चला जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी आज़ादी को रोक रहे हैं। पेरेंट्स अपने राइट होने से कि मैं राइट हूँ, मेरे तरीके सही हैं, वो इतना चिपक जाते हैं या इतना सही देखते हैं अपने आप को कि उस बच्चे का तर्क सुनना बंद कर देते हैं। तो ट्रेनिंग ना दे के हमें एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करें, और वैल्यू सिस्टम का मतलब यहाँ पे होता है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, मतलब क्या गलत है, क्या सही है। बच्चों को एजुकेशन देते वक्त हमें ये समझाना चाहिए कि ये मैंने ऐसे किया था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से आए थे, आपके बड़े भाई या घर में किसी ने इस काम को इस तरीके से किया था तो इसके परिणाम इतने बुरे हुए थे। मतलब उस बच्चे के सामने एपिसोड, इंसिडेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाए कि ये सही है, ये गलत है, और फैसला आप करें। अब जब हम एजुकेशन जब किसी बच्चे को देते हैं तो उस बच्चे में समझने की एक ठहराव की शक्ति आ जाती है और वो बच्चा समझने पे मजबूर हो जाता है क्या ये गलत होगा, क्या ये सही होगा। तो हमें ट्रेनिंग ना देकर एजुकेशन देनी चाहिए। दूसरा हम मसला ये निकाल सकते हैं कि स्कूलों के अंदर इमोशनल कन्वर्सेशन या मीटिंग्स या सेमिनार, इवन स्कूल के अंदर काउंसलर्स भी होने चाहिए जो इमोशनल हेल्थ को, बच्चे की इमोशनल हेल्थ को मॉनिटर करते रहें और देखते रहें कि बच्चे की जो इमोशनल एनर्जी है वो कहाँ पे जा रही है। स्कूल में इस तरह के रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि बच्चे का जो फ़ोन यूज करने के लिए स्कूल में बच्चे को अलाउड किया जाएगा तो पेरेंट्स से परमिशन लेके आए, और उस परमिशन लेटर में साफ साफ लिखा होना चाहिए कितनी एज के बच्चे किस चीज़ के लिए और कब तक यूज़ कर रहे हैं। तो शायद इस तरीके से हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है, मनोवैज्ञानिक ये कहता है जब हम किसी बच्चे को कुछ समझाते हैं और कुछ ना करने के लिए बोलते हैं तो बच्चा करता ही करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस बच्चे के सामने एक ड्रामेटिक इंसिडेंट क्रिएट करना चाहिए। मतलब जब बच्चा हमारे पास बैठा हो तो हमें इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि मैंने मोबाइल यूज़ किया था, मेरी आंखें ख़राब होगी,
मेरे कान में दर्द होने लगा है, मेरे तो गर्दन दुखने लगी है, अब मुझे डॉक्टर के जाना पड़ेगा, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। मीन्स काइंड ऑफ फियर हम उस बच्चे के अंदर डरा रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि मोबाइल यूज़ करने से ये नुकसान होता है। तो वो बच्चा थोड़ा सा उस मोबाइल को यूज़ करने से डरेगा, और जब भी वो बच्चा मोबाइल यूज़ करेगा तो टाइम सेट हो कि पेरेंट्स उसके साथ बैठे कि कितना टाइम और क्या चीज़ें देखी जा रही है। और ये बच्चों की बात नहीं हो रही है, अडल्ट के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि पेरेंट्स का साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। इवन ऐसा पाया जाता है कि जब भी हम किसी गैदरिंग में बैठते हैं तो बच्चों के हाथ में और हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, क्योंकि ये सबसे पहले हम पेरेंट्स को करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कभी भी बोलने से नहीं, पेरेंट्स की एक्ट से और बिहेवियर से सीखते हैं। हम भी पेरेंट्स मोबाइल में इतना बिजी रहते हैं कि बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। तो हम जब भी बच्चों के साथ बैठें तो बातें हों, ना कि मोबाइल पे बिजी हों। इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कि समाज को और देश की क्या इसमें कर्तव्य बनता है, इवन ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री ने तो 16 साल तक के बच्चों से सोशल मीडिया बैन कर दिया है कि 16 साल तक के नीचे के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। फ्रांस भी कर रहा है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री कर रहे हैं। इवन हमारी कंट्री में भी ये रूल आना चाहिए कि इतनी एज तक के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं और इससे ऊपर के नहीं। हमें इस तरीके की चीज़ें जागरूक करनी चाहिए ताकि बच्चे मोबाइल के एडिक्शन ना हो और हम इस एडिक्शन को दूर करते रहें। क्योंकि जो बच्चों में और जो पेरेंट्स में जो गैप आ रहा है, और वो इस तरह की एक बीमारी हो जाएगी कि उसकी कल्पना करना भी रूह कपा देती है। तो जेन जी के लिए यही होगा कि पेरेंट्स को भी समझे। अगर पेरेंट्स को मोबाइल यूज़ करना नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आ रहा, तो आप मिस यूज़ ना करें, क्योंकि माँ की डांट में ना एक चिंता जाती है और पिता की खामोशी में भी एक चिंता है। जो वो आपको रोक रहे हैं ना, वो एक मोहब्बत है, वो उनका प्यार है, वो आपकी आज़ादी को नहीं रोक रहे। तो हमें ऐसा करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों से पूछना चाहिए तू ठीक है ना, और बच्चों को पेरेंट्स से कहना चाहिए कि मुझे आपकी ज़रूरत है। और कहने का मतलब यही है। इवन मैं एक एग्जांपल भी ले सकता हूँ। मैंने अपनी क्लास में एक दिन ये क्वेश्चन पूछा था, क्या एआई ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकती है? तो एक बच्चे ने बहुत स्मार्टली आंसर दिया था कि नहीं सर, एआई ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर सकती। ह्यूमन बीइंग को ही रिप्लेस कर सकता है, मतलब इंसान को ही रिप्लेस कर सकता है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इंसान इतना आइसोलेशन में चला गया है, क्योंकि उसने फ़ोन को अपनी दुनिया समझ लिया है और वो सारे इमोशन अपने फ़ोन से ही कर लेता है और फ़ोन से ही सीख लेता है। उसे इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान ही तो ऑर्डर देगा मशीन को चलाने के लिए। वो मशीन भी तो इंसान की इंस्ट्रक्शन पे ही तो चलेगी। तो इंसान को बहुत जागरूक होकर अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए, अपने रिश्तों को ध्यान देना चाहिए। वरना ये फ़ोन का यूज़ करना पता नहीं कब अपनों को पराया कर देगा, पता ही नहीं चलेगा और इंसान अकेला खड़ा रह जाएगा। तो इससे हमें लर्निंग लेनी चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चों में मोबाइल का सही यूज़ हो, एडिक्शन ना हो और टाइमली उनको मोबाइल दिया जाए, ताकि हम अपने टाइम स्पेंड करें पेरेंट के साथ और हमारे कम्युनिकेशन एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन बना रहे। धन्यवाद।